कॉलेज में वार्षिक उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। कार्यक्रम के आयोजन का जिम्मा मेरा था। मैं वहां व्याख्याता के तौर पर कार्यरत थी। कॉलेज में एक छात्र था राज, बड़ा ही मेधावी, हर क्षेत्र में अव्वल। पढ़ाई लिखाई के अलावा खेलकूद और संगीत में भी विशेष रुचि थी उसकी। तबला, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन सभी तो कितना अच्छा बजाता था वह। सुर को बखूबी समझता था। मैंने अपना कार्यभार कम करने हेतु उससे मदद मांगते हुए कहा, राज, यदि तुम जूनियर ग्रुप को थोड़ा गाना तैयार करवा दोगे तो मेरी बड़ी मदद होगी। जी मैम, जरूर सिखाऊंगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुमसे मुझे यही जवाब मिलेगा, मैंने कहा। वह जीजान से जुट गया था अपने काम में। उस जूनियर ग्रुप में मेरी अपनी भांजी निशा भी थी। मैं उसकी मौसी होते हुए भी उसकी सहेली से बढ़कर थी। वह मुझसे अपनी सारी बातें साझा किया करती थी। एक दिन निशा मेरे घर आई और बोली, मौसी, यदि आप गलत न समझे तो एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ कहो। वह कहने लगी, मौसी, मालूम है राज और पद्मजा के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया है। मैंने कहा, कब से चल रहा है? वह कहने लगी, जब से राज ने जूनियर ग्रुप को वह गाना सिखाया तब से। मैंने कहा, तुमसे किसने कहा यह सब? क्या पद्मजा ने बताया? निशा कहने लगी, नहीं मौसी, उसने तो नहीं बताया, लेकिन अब तो उन दोनों की आंखों में ही नजर आता है और सारे कॉलेज को पता है। मैंने कहा, चल अब बातें न बना। उसके बाद से मैं देखती कि कई बार राज व पद्मजा साथ साथ होते और सच पूछो तो मुझे उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी। अच्छी बात यह थी कि राज और पद्मजा ने इस प्रेम प्रसंग के चलते कभी कोई अभद्रता नहीं दिखाई थी। मैं तो देख रही थी कि दोनों ही अपनी अपनी पढ़ाई में और ज्यादा जुट गए थे। फिर एक दिन निशा आई और कहने लगी, मौसी, वैलेंटाइन डे पर मालूम है क्या हुआ? मैंने कहा, तू फिर से राज और पद्मजा के बारे में तो कुछ नहीं बताने वाली? निशा बोली, वही तो मौसी, हमने वैलेंटाइन डे पार्टी रखी थी। उसमें राज और पद्मजा भी थे। सब लोग डांस कर रहे थे और सभी दोस्तों ने उनसे बालरूम डांस करने के लिए कहा। राज शर्मा गया था, जबकि पद्मजा कहने लगी, मैं क्यों करूं इसके साथ डांस? इसने तो अभी तक मुझसे प्यार का इजहार भी नहीं किया। फिर क्या था मौसी? सब कहने लगे, राज कह डाल, राज कह डाल। और राज पद्मजा की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आई लव यू पद्मजा। उसके बाद उसने एक ही नहीं 7 अलग अलग भाषाओं में अपने प्यार का इजहार किया। जब निशा मुझे उनकी बातें बताती तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक होती थी। खैर, वह चमक वाजिब भी थी, उसकी उम्र ही ऐसी थी। और एक बार निशा बताने लगी, मौसी, मालूम है पद्मजा राज को बहुत प्रेरित करती रहती है पढ़ाई के लिए और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए। आपको बताऊं पद्मजा क्या कहती है उससे? मैंने कहा, जब इतना बता दिया तो यह भी बता दे, वरना तेरा तो पेट दुख जाएगा। सच पूछो तो मैं स्वयं भी जानना चाहती थी कि दोनों के बीच चल क्या रहा है। वह कहने लगी, मौसी, पद्मजा ने कहा, राज, तुम इस बार वाद विवाद प्रतियोगिता में जरूर भाग लोगे, जीतोगे भी मेरे लिए। फिर मौसी, राज ने प्रतियोगिता में भाग लिया और जीत भी गया और उसके बाद दोनों साथ में घूमने गए। और पता है मौसी, राज अवार्ड के पैसों से उसे शॉपिंग भी करवा के लाया। पता है क्या लिया पद्मजा ने? चूड़ियां। मौसी, वह दक्षिण भारत से है न, वहाँ लड़कियां चूड़ियां जरूर पहनती है। तो राज ने उसे चूड़ियां दिलवाई है। और राज की यह बात मेरे दिल को बहुत छू गई थी। मैं सोच रही थी कितना निर्मल और सच्चा प्यार है दोनों का। दोनों शायद एक दूसरे को आगे बढ़ाने में बड़े प्रेरक थे। ऐसा चलते 2 साल बीत गए और फेयरवेल का दिन आ गया। सभी छात्र छात्राएं एक दूसरे से विदा ले रहे थे। राज मेरे पास आया, कहने लगा, मैम, आपसे विदा चाहते हैं। आपने इन वर्षों में इतना लिखाया, पढ़ाया,
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं राज की अध्यापिका थी, किंतु उससे पहले एक इंसान भी तो थी। सो मैंने कहा, राज, तुम जैसे छात्र बहुत कम होते हैं। तुम अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हो, सदा आगे बढ़ो। एक दिल की बात कहूँ? राज बोला, जी कहिए मैम। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी और पद्मजा की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। मुझे शादी में बुलाना न भूलना। राज मुंह नीचे किए मुस्कुरा कर बोला, जी मैम जरूर, और फिर वह चला गया। यह सब हुए पूरे 8 वर्ष बीत गए और मैं अपने पति के साथ मसूरी घूमने आई हुई थी। वहां मैंने होर्डिंग्स पर राज की तस्वीरें देखी। पता लगा कि उसका एक स्टेज शो है। मैंने अपने पति से कहकर शो के टिकट मंगवा लिए और पहुंच गई हॉल में शो देखने। जैसे ही राज स्टेज पर आया, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वह देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुदरत ने उसे रंगरूप कदकाठी तो दी ही थी, उस पर उसका आकर्षक व्यक्तित्व जैसे सोने पे सुहागा। उसके पहले गीत, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है के साथ हॉल में समा बंध गया था। और जैसे ही शो खत्म हुआ, सभी लड़कियां उसका ऑटोग्राफ लेने पहुंच गई। उनके साथ मैं भी स्टेज के पास जा पहुंची। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह झट से पहचान गया और उसी अदब के साथ उसने मुझे अभिवादन किया। अपने छात्र राज को इस मुकाम पर देख मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। फिर राज और मैं कॉफी पीने होटल के लाउंज में चले गए और सबसे पहले मैंने शिकायतरे लहजे में कहा, राज, बहुत नाराज हूँ तुमसे, तुमने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? कहाँ है पद्मजा, कैसी है वह? इतना सुनते ही राज की मुस्कुराती आंखों के किनारे नम हो गए थे। अपने आंसुओं को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छिपाते हुए उसने कहा, मेरी शादी नहीं हुई मैम, पद्मजा मेरी नहीं हो सकी। उसकी शादी कहीं और हो गई है। मुझसे रहा न गया तो पूछ बैठी, क्यों नहीं हुई तुम्हारी दोनों की शादी? वह कहने लगा, मैम, मैं उत्तर भारत से हूँ और वह दक्षिण भारतीय। हमारी जाति भी एक नहीं, इसीलिए। लेकिन कौन आजकल जात पात मानता है? राज, मैंने कहा, और फिर तुम दोनों तो इतने पढ़े लिखे हो। राज ने कहा, मैम, मेरे माता पिता इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे। मेरी माँ ने तो बहू लाने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। लेकिन पद्मजा के माता पिता इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे और उन्होंने इनकार कर दिया था। मैं पद्मजा के माता पिता से बात करने भी गया था। उनसे बात करने पर वे कहने लगे, देखो राज, तुम एक समझदार और नेक इंसान लगते हो, हमें तुम्हारे में कोई कमी नजर नहीं आती। लेकिन हम अगर अपनी बेटी पद्मजा की शादी तुमसे कर दे तो हमारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। और वैसे भी हमने अपनी ही बिरादरी का दक्षिण भारतीय लड़का ढूंढ रखा है। इसीलिए अच्छा होगा कि अब तुम पद्मजा को भूल ही जाओ। मैंने उनसे इतना भी कहा कि क्या पद्मजा मुझे भुला पाएगी? तो वे कहने लगे, वह हमारी बेटी है, हम उसे समझा लेंगे। मैंने पद्मजा की तरफ देखा, वह बहुत रो रही थी। उसने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, जाओ राज, मैं अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं क्या करता मैम? बस तब से ही इस दुनिया से जैसे दिल भर गया। किंतु क्या करूं, मेरे भी तो अपने माता पिता के प्रति कुछ फर्ज है, बस इसीलिए जिंदा हूं। बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने अपने आप को। वह कहता जा रहा था और उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका हाल सुन मेरी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह चली थी। राज का यह हाल देख मुझे बड़ा ही दुख हुआ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि राज और पद्मजा का प्यार कोई कच्ची उम्र का प्यार नहीं था, नहीं मात्र आकर्षण। दोनों ही परिपक्व थे। राज उससे शादी को लेकर सीरियस भी था। तभी तो वह पद्मजा के माता पिता से मिलने गया था। पद्मजा न जाने किस हाल में होगी। खैर, मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकती, किंतु उसके माता पिता, क्यों उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर जात, समाज,
धर्म प्रांत की चिंता की। यदि राज और पद्मजा 7 वर्ष एक साथ एक ख्वाब को बुनते रहे तो क्या अपना परिवार नहीं बसा सकते थे? हम अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। उन्हीं बच्चों की खुशियों को क्यों जात, बिरादरी, समाज की भेंट चढ़ा देते हैं? क्यों हम यह नहीं समझते कि प्यार और आकर्षण में बहुत फर्क होता है? यह 16 वर्ष की उम्र वाला मात्र आकर्षण नहीं था, यह सच्चा प्यार था जो आज राज की आंखों से आंसू बनकर बह निकला था। हम क्यों नहीं समझते कि समाज के नियम इंसान ने ही बनाए हैं और वे उसके हित में होने चाहिए, न कि जाति, धर्म, भाषा की आड़ में इंसानों के बीच दीवार खड़ी करने के लिए। बहरहाल अब हो भी क्या सकता था। लेकिन मैं इतना तो जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह राज और पद्मजा का प्यार अधूरा रह गया सिर्फ इंसानों के बनाए झूठे नियम, समाज के कारण, उस तरह किन्हीं दो प्यार करने वालों को अब कभी जुदा न कीजिए। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कभी देखा है पंछियों को? वे किस तरह अपने बच्चों को उड़ना सिखाकर स्वतंत्र छोड़ देते हैं ताकि वे खुले आसमान में अपने पंख पसार सकें। और कितना सुंदर होता है वह दृश्य जब खुले आसमान में बादलों के संग पंछी उन्मुख उड़ान भरते हैं। तो हम इंसान क्यों प्रकृति के नियमों को ठुकरा अपने नियम बना अपने ही बच्चों को मजबूर कर देते हैं? राज व पद्मजा की तरह आंसुओं संग जीने को क्यों न हम तोड़ दें वे नियम जो आज के युग में सिर्फ ढकोसले मात्र है? क्यों न हम उड़ जाने दे अपने बच्चों को उन्मुख आकाश में पंछियों की तरह?